नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। एक ऑब्जर्वर ने बताया कि एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन की स्पॉट सेलिंग ने कीमतों पर दबाव डाला क्योंकि $72,000 के स्तर के आसपास शॉर्ट डेरिवेटिव पोजीशन का निर्माण हुआ। अमेरिका के नरम आर्थिक डेटा दरों में कटौती अगले हफ्ते फेड की बैठक में नरम रुख का संकेत दे सकती है। बिटकॉइन तेजी से एक नैरो रेंज में कंप्रेस हो रहा है क्योंकि गुरुवार को $72,000 से ऊपर बढ़ने का नवीनतम प्रयास रुक गया। कॉइनडेस्क के बिटकॉइन इंडेक्स डेटा से पता चलता है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की दर में कटौती के बाद दिन के दौरान BTC $71,700 तक चढ़ गया, लेकिन प्रेस समय तक $70,000 से नीचे गिरने से पहले तेजी से गिरकर $70,600 पर आ गया, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 1% नीचे है। जाने माने मार्केट एनालिस्ट क्यू ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और कॉइनबेस पर लगातार स्पॉट सेलिंग एक्टिविटी और डेरिवेटिव मार्केट पर शॉर्ट परपेचुअल फ्यूचर पोजीशन के निर्माण को कीमतों पर दबाव के तौर पर देखा। कॉइनग्लास डेटा $70,000 और $72,000 मूल्य क्षेत्र के आसपास एक महत्वपूर्ण लेवरेज का निर्माण दिखाता है, जिसे नैरो ट्रेडिंग रेंज से किसी भी दिशा में ब्रेकआउट के मामले में खत्म किया जा सकता है। ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट में भी गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटों में कॉइनडेस्क 20 इंडेक्स में 1% की गिरावट आई। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप का टोकन UNI, ऑरेकल नेटवर्क चेनलिंक का लिंक और लेयर 1 ब्लॉकचेन नियर का नियर उसी अवधि में 3% to 5% गिरा। बिटकॉइन के $72,000 के स्तर को पार करने के संघर्ष के बावजूद विश्लेषकों का कहना है कि रिस्क एसेट्स के पक्ष में मैक्रो स्थितियों के कारण ये जल्द ही नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। स्टॉक ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड क्रिप्टो एक्सचेंज बिटस्टैम्प के अधिग्रहण के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। ये सौदा 2025 की पहली छमाही में पूरा होने की उम्मीद है और इसकी कीमत लगभग $200 मिलियन होने की उम्मीद है। रॉबिनहुड, जो अपनी स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं के लिए जाना जाता है, पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बिटकॉइन जैसी लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी के लिए समर्थन जोड़ रहा है। यह अधिग्रहण कैलिफोर्निया स्थित रॉबिनहुड के क्रिप्टो और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार प्रयासों में निरंतर आगे बढ़ने का संकेत देता है। विश्लेषकों का मानना है कि बिटस्टैम्प के साथ रॉबिनहुड यूरोप, एशिया और अमेरिका में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को लक्षित करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। बिटस्टैम्प के पास वर्तमान में इन मार्केट्स में काम करने के लिए 50 से अधिक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस हैं। रॉबिनहुड के क्रिप्टो जनरल मैनेजर जोहन कर्ब्रैट ने कहा कि बिटस्टैम्प का अधिग्रहण इसके क्रिप्टो बिजनेस को बढ़ाने में एक बड़ा कदम है। बिटकॉइन माइनर बिडियर ने $140 मिलियन मूल्य के ऑल स्टॉक ट्रांजैक्शन में ASIC माइनिंग मशीनों के लिए चिप डिजाइनर DCP माइनर का अधिग्रहण करने पर सहमति जताई है। यह अधिग्रहण कस्टमरी क्लोजिंग कंडीशंस के अधीन होगा और इसमें DCP माइनर टीम सिंगापुर में बिडियर की ASIC डिजाइन टीम में शामिल होगी। बिडियर को पिछले महीने के अंत में स्टेबल कॉइन कंपनी टेथर से $150 मिलियन का निवेश मिला था। BTDR के शेयर्स ने घोषणा पर बहुत कम शुरुआती प्रतिक्रिया दिखाई, जो प्री मार्केट ट्रेडिंग में 0.54% बढ़कर $7.05 हो गई। कोर साइंटिफिक ने क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म कोरवीव के $1 बिलियन के बायआउट ऑफर को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कोरवीव द्वारा बिटकॉइन माइनर को $5.75 प्रति शेयर पर खरीदने का प्रस्ताव फर्म को काफी कम आंकता है। बोर्ड का मानना है कि मंगलवार को माइनर को खरीदने के लिए कोरवीव का प्रस्ताव उसी दिन जब दोनों फर्म्स ने कोरवीव की उच्च प्रदर्शन कंप्यूट सेवाओं की मेजबानी के लिए 200 मेगावाट के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, फर्म को काफी कम आंकता है। ये प्रस्ताव उसी दिन दिया गया था जिस दिन कोरवीव ने कोरवीव की उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सेवाओं की मेजबानी के लिए 200 मेगावाट के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। दो सौदों की खबर के बाद मंगलवार को कोर साइंटिफिक के शेयर्स में लगभग 40% का उछाल आया। कोर साइंटिफिक प्री मार्केट ट्रेडिंग में $7.12 पर फ्लैट ट्रेड कर रहा था। नॉक्टर्न लैब्स एक इथेरियम नेटिव प्राइवेसी प्रोटोकॉल अक्टूबर 2023 में सीड फंडिंग राउंड में $6 मिलियन जुटाने के बाद अपना ऑपरेशन बंद कर रही है। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन द्वारा समर्थित कंपनी का उद्देश्य इथेरियम इकोसिस्टम में प्राइवेट अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस शुरू करना था। यूजर्स जून के अंत तक नॉक्टर्न फंड
एंड के माध्यम से निकासी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को गिटहब रेपो के माध्यम से स्वयं सेवा में परिवर्तित किया जा रहा है। नॉकटर्न की वर्तमान में टोटल वैल्यू लॉक $129,000 है, जो 22 जनवरी को $455,000 थी, जब नॉकटर्न V1 के बंद होने की घोषणा की गई थी। प्रोटोकॉल का उद्देश्य तकनीक और यूजर्स के सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना है, जो तत्काल चिंता का विषय है। अमेरिकी सरकार द्वारा टोर्नेडो कैश को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद अगस्त 2022 से प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट्स को अधिक जांच का सामना करना पड़ रहा है। डेवलपर्स एलेक्सी पर्टसेव को 14 मई को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया, जबकि टोर्नेडो कैश एक नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो मिक्सिंग प्रोटोकॉल है। बाइनेंस ने अगस्त 2023 में स्विच ऑफ होने के बाद अपने मास्टरकार्ड प्लेटफॉर्म को क्रिप्टोकरेंसीज के लिए दोबारा खोल दिया है। ये कदम यूएस में कानूनी चुनौतियों के बाद उठाया गया है, जिसमें एसईसी और सीएफटीसी के द्वारा कई इल्जाम शामिल हैं। मास्टरकार्ड ने अब बाइनेंस से जुड़े परचेसेस को अपने नेटवर्क पर अनुमति दी है। बाइनेंस द्वारा लागू किए गए कथित कंट्रोल्स और प्रोसेसेस के विस्तारित रिव्यू के बाद कंपनी ने ये योजना बनाई है कि वो आगे चलकर और भी प्रोडक्ट्स जैसे कि विड्रॉल्स का समर्थन ऐड करेगी। वीजा और मास्टरकार्ड दोनों ही क्रिप्टो को लेकर उत्साहित हैं। वेब3 और सेल्फ कस्टडी वॉलेट स्पेस पर केंद्रित है। बिटफिनिक्स अल्फा रिपोर्ट दिखाता है कि सोलाना के डीफाई इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसमें लेंडिंग, लिक्विड स्टेकिंग और परपेचुअल मार्केट्स में विशेष विस्तार शामिल है। अगले महीने में इथेरियम के बिटकॉइन के विरुद्ध ज्यादा मूवमेंट दिखाने की संभावना है, जैसा कि क्यूसीपी कैपिटल के विश्लेषकों ने हाईलाइट किया है कि इथेरियम ऑप्शंस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फिलहाल बिटकॉइन से ज्यादा है। इससे ये संकेत मिलता है कि संभावित मार्केट डेवलपमेंट्स के प्रतिक्रिया में ईथर की कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। क्यूसीपी कैपिटल के विश्लेषकों का अनुमान है कि बुलिश ट्रेंड बरकरार रहेगा, क्योंकि मार्केट स्पॉट ईथर ईटीएफ के कारण नए डिमांड की उम्मीद कर रहा है। एंड्रयू मिलवेल, जो कि ब्लॉकशोल्स के हेड ऑफ रिसर्च हैं, ने मिड मई से बिटकॉइन से ज्यादा ईथर में ज्यादा प्रोनाउंस वोलेटिलिटी देखी है और नवंबर 2022 के FTX कोलैप्स के बाद से दोनों टोकन्स के प्राइस मूवमेंट्स के बीच अंतर को जोर दिया है। यूएस एंटी ट्रस्ट एनफोर्सर जॉनथन कैंटर को कुछ कंपनीज के ज्यादा कंट्रोल रखने को लेकर चिंता की प्रतिक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर की जांच करनी है। कैंटर एआई के कंपेटिटिव लैंडस्केप और मोनोपोली चोक पॉइंट्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटिंग पावर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले डेटा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, इंजीनियरिंग टैलेंट और हार्डवेयर शामिल है। उनका मानना है कि एआई सेक्टर को तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि प्रभुत्व रखने वाली टेक्नोलॉजी फर्म्स को अकेले मार्केट कंट्रोल ना मिल सके। कैंटर ने एआई मोनोपोली को रोकने के लिए रियल टाइम इंटरवेंशन की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उन्होंने ये भी नोट किया कि एलएलएम्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्कैर्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स ने चिपमेकर्स के द्वारा एडवांस प्रोडक्ट्स के एलोकेशन को लेकर चिंता पैदा की है। बाइबिट का चाइना मार्केट में प्रवेश एक हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में संभावित वृद्धि को दर्शाता है, जो फर्म के कंप्लायंस और स्ट्रेटेजिक प्लान्स के बारे में प्रश्न उठाता है। बाइबिट के नो योर कस्टमर प्रोसेस के तहत मेल इन चाइना के यूजर्स अपने नेशनल आईडीज, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस या रेजिडेंस परमिट्स का इस्तेमाल वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। ये बाइबिट द्वारा वास्ट चाइनीज मार्केट को टैप करने का एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है, जिसके कई प्रतिस्पर्धी रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण अवॉइड करते हैं। बाइबिट का ये स्ट्रेटेजिक कदम कई लोगों को सरप्राइज कर रहा है, जबकि चाइना का क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर कठोर स्टांस और कई वर्षों से लगाए गए बैन्स प्रचलित हैं। कंपनी के टर्म्स ऑफ सर्विस स्पष्ट रूप से मेंशन करते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उन जुरिस्डिक्शंस में उपलब्ध नहीं है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग और कई ऐसे क्षेत्र। नाइजीरियन सरकार ने बाइनेंस और उसके एग्जीक्यूटिव टाइग्रन गैम्बेरियन के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई का बचाव किया है, भले ही यूएस के लॉमेकर्स ने आलोचना की है। गैम्बेरियन पर लगाए गए आरोप, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेशन शामिल है, ने काफी ध्यान खींचा है। खासकर 12 यूएस पॉलिटिशियंस ने हाल ही में प्रेसिडेंट जो बाइडेन से अपील की है। उन्होंने तर्क दिया है कि गैम्बेरियन पर लगाए गए आरोप, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेशन शामिल है, बिना आधार के हैं और नाइजीरियन अथॉरिटीज द्वारा प्रेशर टैक्टिक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। इस केस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और डिप्लोमेटिक टेंशंस को हाईलाइट किया गया है और यूएस से अपने
हॉस्टेज अफेयर्स यूनिट का इस्तेमाल करके गैम्बियन की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। नाइजीरिया के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहम्मद इदरिस ने जोर दिया कि प्रोसिक्यूशन नाइजीरियन कानूनी प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है और प्रोसिक्यूटर्स द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत कोर्ट में जोर शोर से प्रस्तुत किए जाएंगे। केस की सुनवाई 20 जून 2024 को तय की गई है, जहां बाइनेंस को गंभीर फाइनेंशियल क्राइम चार्जेस के विरुद्ध अपना बचाव करने का अवसर मिलेगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।